Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट्स आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी 10th क्लास की इंग्लिश। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे जिस तरह 9th क्लास की इंग्लिश को डिस्क्राइब किया था। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा बाकी बोर्ड्स का स्लाइड सा चेंज होता है, लेकिन कमो बेश ये सेम ही होता है, इसमें कोई इतना ख़ास जो है ना वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पेपर पैटर्न का, और इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ये 19 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें जो मार्क्स डिवीज़न है वो भी आपके सामने मैं कर देता हूँ। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है ये स्टूडेंट को पहले जब वो पेपर में जाते हैं तो पहले उनको ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वो उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है, और ये 19 मार्क्स का है, और इसमें तकरीबन जो टाइम होता है वो होता है 30 मिनट्स, ठीक है। यू विल बी गिवन 30 minutes and you will have to attempt this objective paper of 19 marks in the 30 minutes। अच्छा, अब इसकी जो डिवीज़न है वो कुछ यूँ होगी कि बेसिकली क्योंकि ये एक सीरीज़ बनेगी, जो पहले वो आपको पेपर देगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। याद रखिएगा कि इसके टॉप पे लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, आगे फिर उसके ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक है। तो इसकी जो मार्क्स डिवीजन है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन A, ठीक है जी, ऑप्शन A, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन A। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी कि टिक द इसमें होगा टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये MCQs टाइप होगा, और इसमें टोटल जो है वो तकरीबन आपको जो 5 MCQs हैं वो दिए जाएंगे, यानी ये 5 मार्क्स का होगा। ये ऑप्शन A जो है दैट इज इक्वल टू 5 मार्क्स, यानी इसमें 5 जो है वो MCQs आपको दिए जाएंगे, और उनके आगे जो है वो पॉसिबल आंसर भी दिए जाएंगे, यानी जो वर्ब्स हैं वो दिए जाएंगे, और आपको ये ब्लैंक्स की शक्ल में दिया जाएगा। तो आपने जो उसमें जो राइट है जो उस ब्लैंक में बिल्कुल फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ठीक है, आपने उसको टिक करना है। और उसको टिक करना है, ना सिर्फ आपने टिक करना है बल्कि आपने अपनी जो बबल शीट है वही रेलिवेंट जो बबल है आपने उसको फिल भी करना है, ठीक है। अच्छा, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो B है वो होगा जी आपके पास टिक द राइट स्पेलिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये 4 मार्क्स का होगा, ओके, ये भी MCQs है क्योंकि डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये 4 मार्क्स का होगा। इसमें ये है कि आपकी जो आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी उसके अंदर जो आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े होंगे, या वो वर्ड जो आपके लेसन के एंड्स पे आते हैं ग्लॉसरी की शक्ल में, अच्छा, उनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और उनके एक वर्ड के 4 जो है वो ऑप्शन बनाए जाएंगे, यानी 1 ABCD, और उसमें एक के स्पेलिंग ठीक होंगे, बाकी 3 के जो हैं वो गलत होंगे, ठीक है। तो आपने जो सही वाला स्पेलिंग वाला वर्ड है आपने उसके ऊपर टिक लगाना है, और उसी तरह आपने आंसर शीट के ऊपर जो अपना बबल है उसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये 4 मार्क्स का होगा। आगे ये पेपर C जो इसका पोर्शन होगा स्टूडेंट्स
वो होगा जी कि आपने टिक द राइट सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, टिक द राइट सिनोनिम और एंटोनिम। डेट इज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है सिनोनिम और एंटोनिम। आपके जो बेसिकली जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वो लेसन पढ़ते हैं, जो 13 लेसन होंगे, उनके एंड पर जो है वो आपको एक्सरसाइज दी जाती है। अच्छा, अब वहाँ पे एक्सरसाइज में आप देखिएगा कुछ एंटोनिम्स होते हैं और कुछ सिनोनिम्स होते हैं, तो वो इस ऑप्शन में मिक्स होकर आएंगे। ठीक है ना, वो इस ऑप्शन में मिक्स होकर आएंगे, या सिनोनिम वो दे सकेगा या वो एंटोनिम देगा, या दोनों को मिक्सअप करके वो आपसे ये पूछ लेगा। तो आपने जो सही सिनोनिम या एंटोनिम है, जो मिलता जुलता वर्ड है, वो जो अंडरलाइन वर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया होगा, आपने उसको जो सही है एंटोनिम है या सही जो सिनोनिम है, आपने उसके ऊपर टिक लगाना होगा, और जो बबल शीट है उसको आपने फिल करना होगा। अच्छा, अब लास्ट पे ऑब्जेक्टिव का जो है वो है डी वाला पार्ट है, डी ऑप्शन है, ABCD। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें ये होगा कि ये MCQs जो होगा दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर पोर्शन, यानी ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप उसकी एक्सरसाइज देखें, जो कि हम करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पे उनके ऊपर हम वीडियोस लेक्चर जो हैं वो बनाएंगे, और आपको सही तरीके से बताया जाएगा कि हाउ टू फिल द बबल्स, हाउ टू राइट द आंसर। आपको वो जो टेक्स्ट बुक के एंड पे जो एक्सरसाइजेज हैं, आपको वो भी यहाँ पे फिल करवाई जाएंगी, आपको हम करके देंगे, आपको बताएंगे, आपको इंशाल्लाह अपने साथ जो है वो लेकर हम चलेंगे। तो इसमें ये होगा टिक द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है ना, एंड दैट इज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स, ये भी जो है ये 5 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये लिखा हुआ जी टिक द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। आपने ग्रामर के लिहाज से, ग्रामर के कवानीन के मुताबिक जो MCQs दिए जाएंगे, जो स्टेटमेंट के अंदर आपको वर्ड दिया जाएगा कि ये एक एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, रिलेटेड टू ग्रामर, तो आपने उस स्टेटमेंट को समझ के जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है, आपने उसके मुताबिक जो सही ऑप्शन है आपने उसको टिक लगाना है, उसको लिख लेना है उसके ऊपर, या टिक लगा देना है आपने, और जो बबल आंसर, आपके आंसर शीट है उसकी जो बबल है, उसको आपने सही तौर पर फिल कर लेना है। ठीक है जी, डेट इज़ आल्सो ऑफ 5 मार्क्स। अच्छा, यानी यहाँ पे 5s होंगे, वो इस तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आगे फिर इनके नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, हर एक स्टेटमेंट के नीचे जो है ना वो ABCD इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, और आपने जो सही ऑप्शन है अकॉर्ड, सारा कुछ वहाँ पे लिखा होगा, सिर्फ आपने क्या करना है उसको रीड करना है, और आपने जो सही ऑप्शन है आपने उसके ऊपर जो है वो टिक लगाना है, और जो बबल है उसको, जो रेलिवेंट बबल है वो आपने फिल कर लेना है। और ये मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस के अंदर जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू फिल द बबल इन अ राइट वे, कि आपने बबल को राइट वे से कैसे फिल अप करना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बबल को सही फिल नहीं कर पाते, यानी वो इनकम्प्लीट उसको फिल करते हैं, या उसको थोड़ा सा बेढंगा सा कर देते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी एक जो है मेथोडोलॉजी है कि हाउ टू फिल द बबल, कि बबल शीट को कैसे फिल किया जाता है, वो भी आपको पूरा एक इंशाल्लाह इसमें एक पूरा पैकेज होगा आपके लिए इन वीडियोस के अंदर 10th क्लास के लिए, कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से समझाई जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया आपका जो है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। और ये आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको फौरी जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपको डिलीवर करेगा, ठीक है। और आपको जो है टाइम दिया जाएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा कि यू आर अलाउड टू अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑफ द पेपर विद इन 30 मिनट्स, दैट इज़ ऑफ 19 मार्क्स, ठीक है। अब ये देखें 5, 5, 10, 14 और 19, यानी ये 19 मार्क्स जो हैं ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब उसी सीक्वेंस से हम चलते हैं और मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ और स्टूडेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो पेपर पैटर्न है सब्जेक्टिव वो कैसा होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, सब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली 2 सेक्शन होंगे, एक होगा सेक्शन 1 और एक होगा सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अच्छा, तो सेक्शन 1 जो है उसमें जो आपके जो टेक्स्ट बुक के एंड पे जो हर एक्सरसाइज के एंड पर, हर लेसन के एंड पर जो क्वेश्चंस हैं वो जो हैं आपको दिए जाएंगे। और सेक्शन 2 के अंदर जो है वो ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, और थोड़ा सा पोर्शन उसमें जो है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो लेसन्स हैं वो उनसे भी रिलेटेड होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है सेक्शन 2 जो होगा डैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर। अच्छा, अब हम इसकी मार्क्स स्कीम क्या है जी, ये तो हो गया 19 मार्क्स का, और आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो होगा 56 का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है ये टोटल जो है, यानी ओवरऑल जो इंग्लिश में आपके मार्क्स होंगे वो 75 का ये पेपर होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये 56 मार्क्स का होगा। 56, ओके। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो डिटेल के हाउ विल बी द पेपर कैसा होगा, तो सेक्शन 1 लिखते हैं यहाँ पे, सेक्शन 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 1। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ऑब्जेक्टिव का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और डेफिनेटली जो, क्योंकि सीक्वेंस तो वही चलेगा ना, पेपर में जो सीक्वेंस होता है वो तो वही चलेगा। डेफिनेटली जो इसका जो सब्जेक्टिव होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। इस बात के ऊपर मैं इसलिए इतना ज़रा फोकस कर रहा हूँ कि कई जो स्टूडेंट होते हैं वो जो हैं वो सीक्वेंस जो क्वेश्चन का नंबर जो वो अटैम्प्ट कर रहे हैं और जो वो वहाँ पे लिख रहे हैं, यानी वो क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिख देते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, इससे भी आपने बचना है। ये चीज़ जो है वो मतलब कोई अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं छोड़ती। अच्छा, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कहा जाएगा गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होगा कि एनी 5 होंगे, एनी 5। बेसिकली आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट इस पोर्शन में, सेक्शन 1 में आपको दिए जाएंगे 8 क्वेश्चन,
क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो जो लेसन्स हम पढ़ेंगे उनमें से 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। आपने कोई से जो 5 हैं वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 8 दिए जाएंगे और आपने कोई से, यानी इसमें चॉइस होगी, और आपने कोई से 5 जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे डेट इज़ इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी वो 2 मार्क्स के बराबर होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10। यही सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो होगा क्वेश्चन आंसर का। जो आपके 13 लेसन्स हैं उनके एंड पर जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनमें से कहीं से भी वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा करेगा और 8 क्वेश्चन आपको देगा, और 8 में से आपने अटैम्प्ट करने होंगे 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका सेक्शन 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के बाद। नीचे पर शुरू हो जाएगा सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 होगा, उसमें जो है वो ट्रांसलेशन का होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है डेट इज इक्वल टू 8 मार्क्स, यानी ये 8 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स, ठीक हो गया जी। हाँ, मैं ऊपर से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि मज़ीद हम स्पेस जो है उसको क्रिएट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका पेपर पैटर्न में, वो होगा समरी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा, ये होगा राइट द समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो है वो पोएम दी जाएगी और आपको उसकी जो समरी है, ठीक है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, और जो समरी है डेट इज़ इक्वल टू 5 मार्क्स। अच्छा, इसमें फिर चॉइस भी होती है, समरी कर ले या आपने क्या करना है, पैराफ्रेज द गिवन लाइन्स, ठीक है। इसमें चॉइस होती है कि आपका दिल है कि अगर आप समझते हैं कि आपको समरी अच्छे तरीके से आती है, ठीक है, और ये आपके जो पेपर में समरीज जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स हैं उसमें कुछ पॉइंट्स दी गई हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक पोएम जो है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर एक जो है वो समरी लिखें, और ये 5 मार्क्स की होगी। या अगर आप समझते हैं कि आप उसकी जो सिंपल इंग्लिश है मतलब वो उस पोएम के अंदर से टेक्स्ट की 2 या 3 जो लाइंस हैं वो आपको देता है, और आप समझते हैं कि आई कैन डू दिस ऑप्शन वेल, आई कैन ट्रांसलेट, आई कैन राइट द सिंपल इंग्लिश ऑफ दीज लाइन्स डेट इज़ इक्वल टू अ समरी, तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आप समरी लिखना चाहें तो समरी लिख लें, और अगर आप पैराफ्रेज लिखना चाहें तो आप उसकी जो है वो पैराफ्रेज जो है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा,
अब स्टूडेंट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा ऐसे राइटिंग के मुतालिक, ठीक है। इसमें भी चॉइस होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि जितनी इसमें चॉइस होती है वो शायद ही किसी और क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। वो क्यों कि हार्डली मेरा ख्याल है कोई 15-16 ऐसेज हैं आपके सिलेबस में, 10th क्लास के सिलेबस में, और पेपर में आपको 3 दिए जाएंगे, 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे उनमें से, और आपको कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक पर जो है वो ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कर लें या फिर क्या करें कि या आपको 3 पैराग्राफ के टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इनमें से किसी एक पैराग्राफ के ऊपर जो है, टॉपिक के ऊपर आप एक पैराग्राफ, सिंपल इंग्लिश में जो एक पैराग्राफ है वो आप लिखें। तो ये देखें, अगर इसको मैं मजमूई तौर पर कैलकुलेट करूं तो मेरा ख्याल है कि ये देखें कि आपको यू आर गिवन 6 टॉपिक्स और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 टॉपिक। अब देखिए, ये भी नहीं हो सकता कि इतनी एक वैरायटी आपको दे दी जाए और फिर उस वैरायटी में से कहा जाए कि आपने यानी 5-6 टॉपिक्स दिए जाए, कहा जाए कि एक लिख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मुश्किल काम है। अच्छा, ये होगा जी राइट एन ऐसे ऑन एनी one of the given topics, और ये 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको 3 टॉपिक जो है वो दिए जाएंगे, मसलन टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3, और आपको एक जो टॉपिक है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा यानी 1 आउट ऑफ 3। अच्छा, फिर इसमें चॉइस है। चॉइस क्या है कि नीचे लिखा होगा और आपने क्या करना है कि उस पर लिखा होगा राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी one of the given topics, ठीक है। अब इस तरह स्टूडेंट ये भी जो हैं ये भी 3 होंगे, यू विल बी गिवन 3 टॉपिक्स ऑफ द पैराग्राफ एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। अब इसमें ये देखें कि कितनी आपको सहूलत दे दी गई है, आपको फैसिलिटेट कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होगा नरेशन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट इज अबाउट चेंज द नरेशन। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। और ये स्टूडेंट 5 मार्क्स का होगा। इसमें तकरीबन आपको 8 सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इनमें से 5 की जो नरेशन है यानी उसको चेंज करें। आप उसमें से 5 जो हैं वो उसकी नरेशन चेंज करें, यानी उनको इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो आपने लिखना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7,
अच्छा, अब ये भी ग्रामर से रिलेटेड है। आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो जितने लाहौर के बोर्ड हैं उन्होंने जो रिकमेंडेड एक बुक की हुई है, जो सारे स्कूल्स के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट हैं, यानी जो पंजाब बोर्ड को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो एक स्टैंडर्ड बुक है। तो उसमें से कुछ जो है आप देखेंगे कि एंड पे आपको कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स नज़र आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है डेट इज़ रिलेटेड टू पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब आपको कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने उनके सेंटेंस मेकिंग करनी है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट कैसी होगी? मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, इसमें याद रखिए स्टूडेंट कि आपसे कहा जाएगा एनी फाइव, और एक जो पेयर ऑफ वर्ड होगा एज अ होल वो 1 मार्क का होगा, यानी वो पेयर जो है उसमें 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है, और एक जो है वो 0.5 मार्क्स का होगा और दूसरा जो होगा वो भी 0.5 मार्क्स का होगा, तो वो 1 मार्क, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट करने हैं 5, एनी 5, यानी आपको टोटल जो है यू विल हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस आप उन पेयर ऑफ वर्ड से फॉर्म करेंगे। ये तकरीबन आपको दिए जाएंगे 8 के करीब दिए जाएंगे, और उनमें से आपने कोई से 5 जो आपको आते होंगे आपने उनको करना है एनी 5 और डेट इज़ इक्वल टू आल्सो 5 मार्क्स। अच्छा, इसमें मैं इसके साथ ही आपको ये एलेबोरेट कर दूं कि हो सकता है कि बाद में बंदे को याद नहीं भी रहता कि मैंने पेपर चेक करते हुए देखा है कि स्टूडेंट जो है वो ट्रिक खेलते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं कि जो पेपर चेकर है इसे पता नहीं चल रहा है या क्या है, या उसने आंखों पे पट्टियां बांध के चेक करना है, या उसको मतलब इसमें बताने की बात ये है कि आपने जो एक कंप्लीट पेयर है, मसलन एक है जी एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक ई वाला एक्सेप्ट है, एक ए वाला एक्सेप्ट है, तो आपने दोनों का सीक्वेंस से सेंटेंस बनाना है। अब आप ये नहीं कि एक आप सेंटेंस बना लें 1 वाले पेयर से, उसका एक जो है वो वर्ड ले लें और एक जो है वो 3rd वाले से ले लें, तो इस तरह आप पेयर बना लें। अपनी मर्ज़ी के आप पेयर जो है वो नहीं बना सकते। उसका सीक्वेंस जब चेंज होता है तो सीधा साधा जो है ना वो क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाता है, उसको क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक सेंटेंस किया है और दूसरा आपको नहीं आता तो लीव द प्लेस ब्लैंक, उसको ब्लैंक छोड़ दें, उसकी जगह कहीं और से किसी और पेयर से वर्ड उठाकर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका कोई ख़ास रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन है जी पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। इसमें आपको ये चॉइस नहीं है, आपको ये तो चॉइस है कि आपने इन 8 में से एनी 5 के बनाने हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बनाने के चॉइस आपका ये हक नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसा आपने नहीं करना पेपर में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद है जी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट आपकी वो जो ग्रामर की बुक है उसके एंड पर 40 के करीब पैराग्राफ्स हैं, 40 के करीब, ठीक है। जो जैसे कि मेरे घर के सामने एक बाग है, ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे भी लम्हात आते हैं, ठीक है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के जो रिलेटेड पैराग्राफ है, मैंने एक शेर को देखा, ठीक है। ये 40 पैराग्राफ है उर्दू वाले, उनमें से एक पैराग्राफ आपको जो है वो पेपर में दिया जाएगा और ये लास्ट पे होगा, ठीक है। और आपने उस उर्दू वाले पैराग्राफ की जो है वो ट्रांसलेशन लिखनी है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें चॉइस नहीं है, ठीक है।
क्योंकि पेपर पैटर्न ऐसा कि इसमें ये नहीं कि 2 पैराग्राफ आएंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है, ऐसी बात नहीं, इसमें एक ही दिया जाएगा और आपने उसी को करना होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि यू विल हैव टू प्रिपेयर द 40 पैराग्राफ 40 पैसेजेस वेल, आपको अच्छे तरीके से उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 8 मार्क्स का होगा, ठीक है, मार्क्स की में उसके 8 नंबर जो है वो के इक्वल होगा, तो तब जाके आप वो जो 8 नंबर का पैराग्राफ है उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये नहीं कि आप 10-12 कर लें और आप कहें कि चॉइस आ गई, चॉइस वाली बात जो है वो इसमें नहीं है। ट्रांसलेट द गिवन पैसेज इनटू इंग्लिश, आपने जो गिवन पैसेज है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये 8 मार्क्स का है। अच्छा, इसमें एक चॉइस है, लेकिन ये चॉइस सब के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फॉरेनर हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है वो इंग्लिश है, उनके लिए चॉइस है कि अगर आप समझते हैं कि आपको उर्दू नहीं आ रही, आप फॉरेनर हैं, बाहर से आप पढ़ें, आपको उर्दू जो है वो बड़ा वीक है आपका उर्दू जो है, तो आपको ये चॉइस है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि राइट 10 सेंटेंसेस ऑन किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको ऑन फैशन, ठीक है, मैं फैशन का दे देता हूँ, तो फॉरेनर के लिए या जिनका सोर्स जो है वो बिल्कुल टोटली उनका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, उनके लिए ये चॉइस है कि आपने जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है, तो ये चॉइस सिर्फ है, बाकी और इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरह अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो आपका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका टोटल जो मार्क्स होंगे यानी कि T मार्क्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दैट इज़ ऑफ 75 मार्क्स, वो आपका 75 मार्क्स का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।